नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 3 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर तीनों शिफ्ट में हो चुका है। यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में आज जो एग्जाम हुआ है और इन तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चनों को विथ आंसर के साथ इस वीडियो में देखेंगे। हमेशा की तरह 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको करवाएंगे आज के तीनों शिफ्ट का इसी वीडियो में। तो कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो सभी मिला लीजिए, आपके क्वेश्चन सही है या गलत है जो आपने सेंटर में आंसर देकर आया है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के तीसरे शिफ्ट से। पहले आज के तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए तो देखिएगा, क्वेश्चन है वेदांतम सत्यनारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है या किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिएगा, वेदांतम सत्यनारायण का संबंध है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है साथियों, भारत में पहले 8 शास्त्रीय नृत्य हुआ करता था, लेकिन छऊ जो है ना, छऊ नृत्य जो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य हुआ करता था, अब छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर दिया गया है। यानी वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 9। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति हैं वेदांतम सत्यनारायण। ये आपका राइट आंसर हो जाता। आई होप आप सभी ने सही किया होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए तो देखिएगा, बैसाखी महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो पंजाब आपका राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन में पंजाब ही था, वही आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, पंजाब के अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन खास तौर पे पंजाब आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही डीप ये क्वेश्चन था कि 2001 से 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो साथियों देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की अगर बात करें तो देखिए दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उसकी जनसंख्या सबसे अधिक हुआ करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दिल्ली ही हो जाता। देखिए, दिल्ली की कुल जनसंख्या अगर देखें 2011 के जनगणना के अनुसार तो 1.67 करोड़ है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो हैं आमतौर पे मतलब सभी से नहीं बनते हैं, ये सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। कब? तो 1894 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस राजदूत को भेजा था। तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। तो मेगास्थनीज आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, बताओ। लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप लॉजिकली जो है इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। चलिए, आपको ये नहीं पता है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बिल्कुल महानदी राइट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए, अगर बात करें भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी भारत की। ठीक है, और वैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन जब प्रायद्वीपीय पूछ लिया जाए तो फिर आपका गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है साथियों कृष्णा नदी, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है महानदी। तो महानदी आपका राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, सन 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो साथियों राइट आंसर हो जाता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनकी मृत्यु जो है 2016 में हो गई थी, ये आपको याद रखना है। और देखिए, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक थे। इनको भारत रत्न से लेकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री सारे पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका था, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोनेरू हम्पी
किस खेल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन जितना भी मैंने अभी तक कराया सारे तीसरे शिफ्ट का है, दूसरा शिफ्ट का, पहला शिफ्ट का। जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, सारा सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। बस वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए कोनेरू हम्पी ये साथियों भारत की मशहूर बिल्कुल क्या है, शतरंज खिलाड़ी हैं। बिल्कुल भारत ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी हैं। कोनेरू हम्पी इनका संबंध है शतरंज से, तो शतरंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया होगा आपने। एक क्वेश्चन साइंस से पूछा था पादप जगत से कि पौधे किस साम्राज्य में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। तो देखिएगा पौधे साम्राज्य में, पौधों के साम्राज्य में फर्न और फर्न सहयोगी जो होते हैं ये किस समूह से संबंधित होते हैं, तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। साथियों एक चीज, आप अगर आप लोग आज पेपर देकर आए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ये भी आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों न्यूटन का पहला नियम जिसको जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता जड़त्व का नियम। और अगर जड़त्व का नियम ऑप्शन में नहीं था तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता गैलीलियो का नियम, क्योंकि साथियों न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ज़्यादा प्रेफर करिएगा जड़त्व का नियम अगर ऑप्शन में रहेगा तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे पूछा था इनमें से सबसे ठंडी पवन कौन सी है। ऑप्शन में आपका मिस्ट्रल दिया हुआ था, तो मिस्ट्रल जो कि अति शीतक ठंडी हवा है, तो मिस्ट्रल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है, ये बताना था आपको, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे इस क्वेश्चन का, इसीलिए मैंने इस वीडियो में जो राज्य नेपाल देश से लगती है उन सारे राज्यों का नाम यहाँ लिख दिया है। देखो नेपाल के साथ लगने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये सब में से अगर जो भी ऑप्शन में था वो तो ठीक था, एक कोई दूसरा दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया मद्रास अधिवेशन जिसमें संविधान के मसौदा जारी करने की मांग की गई थी, यह अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता 1927 ईस्वी में, क्योंकि मद्रास अधिवेशन 1927 में ही हुआ था जिसमें संविधान के मसौदा को जारी करने की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो वो 6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 6 सदस्य इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हो गया था। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था, देखिए इसका पतन जो है या विखंडन जो है वो तालीकोटा के युद्ध के बाद हो गया था। साथियों तालीकोटा का युद्ध जो कब लड़ा गया था, तो 1565 ईस्वी में, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है। तो देखिए बात करें अगर मिशन कर्मयोगी योजना का, तो इसका संबंध किससे है। देखिएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। तो ये इससे रिलेटेड जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। जान लेते हैं इस मिशन कर्मयोगी योजना के बारे में। तो देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई यह योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। मिशन कर्मयोगी योजना 2023-22 पर कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य से आपका क्वेश्चन पूछ लिया है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इस पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा गया था महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है। तो देखिए महाबलीपुरम स्मारक जो है वो संबंधित है पल्लव वंश से। देखिए महाबलीपुरम स्मारक जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2024 में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो साथियों 2024 में जो दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भारत हो जाता। आगे देख लेते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो राइट आंसर हो जाता दिल्ली।
साथियों देखिए, ये क्वेश्चन जो आप करवा रहे हैं वो सेकंड शिफ्ट के हैं, आज के यानी 3 मई के सेकंड शिफ्ट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। इसके बाद आपको पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस करवाएंगे, तो दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आर्य समाज नहीं ब्रह्मा समाज आपसे पूछा था, ठीक है, कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगर आपसे आर्य समाज पूछे आपसे आने वाले दिनों में, तो याद रखना आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, रुक्मणी देवी का संबंध भारत के किस शास्त्र नृत्य से है? तो देखिए, रुक्मणी देवी जिनका संबंध है साथियों भारतनाट्यम शिल्पकला से। भारतनाट्यम जो कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और भारत के तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल इन तीनों ही खेलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, सफात अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सफात अहमद खान की अगर बात करें तो इनका संबंध है साथियों तबला से, तो तबला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही ज़्यादा डीप ये सेकंड शिफ्ट में, कि आज़ादी के समय यानी 1947 ईस्वी में, ठीक है, भारत की साक्षरता दर कितनी थी? देखिए, नॉर्मली जो है प्रेजेंट पूछा जाता है या इससे पहले जो जनगणना हुई है वो पूछा जाता है, लेकिन आज़ादी के समय यानी 1947 में पूछा गया है। तो साथियों 1947 की अगर बात करें तो भारत की साक्षरता दर थी 18%, ठीक है, केवल 18% लोग ही पढ़े लिखे थे उस टाइम। वर्तमान में बात करें यानी 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%, जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर ये भी क्वेश्चन बड़ा ही डीप पूछा गया था कि 2008-10 के दौरान कौन सी मंदी आई थी? तो साथियों 2008 से 10 के बीच में जो मंदी आई थी वो थी वैश्विक आर्थिक मंदी, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। तो वैश्विक आर्थिक मंदी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें अगर साथियों, तो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता कानून एवं न्याय मंत्रालय। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साथियों पंचामृत योजना योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो याद रखना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले शिफ्टों में जरूर रिपीट होगा। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, ए मैन हु नो द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन, यह किसकी पुस्तक है? तो साथियों यह किसकी पुस्तक है? अगर आपसे पूछा था इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता रॉबर्ट कनिगेल। और अगर आपसे पूछा गया था यह किसकी आत्मकथा है, तो द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, याद रखना रामानुजन की है ना, रामानुजन जी की ये आत्मकथा है और इसके लेखक है रॉबर्ट कनिगेल। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है साथियों? नमक और जल, ठीक है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता उदासीनीकरण अभिक्रिया। साथियों वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करते चलिएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन पूछा गया था, जड़ से खनिज पौधे के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। और अगर जाइलम ऑप्शन में नहीं था तो फ्लोएम आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिजली के अंदर किस प्रकार का बल होता है? तो साथियों देखिएगा, बिजली के अंदर किस प्रकार का बल होता है? तो अंतर्जनित बल होता है। ऑप्शन आपके इसी प्रकार का था, अंतर्जनित, बहिर्जनित। तो अंतर्जनित इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के अंदर किस प्रकार का फोर्स यानी बल होता है? तो अंतर्जनित बल। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया था, सरोजा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो देखिएगा, सरोजा पुरस्कार की अगर बात करें 2021 में अपर्णा सतीशन जी को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता अपर्णा सतीशन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, असम में फसल कटाई के वक्त कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों असम में जिस टाइम फसल कटाई होती है उस टाइम भोगाली बिहू मनाया जाता है। देखिए असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, उसमें से एक ये भोगाली बिहू है जो कि फसल कटाई के वक्त
त्यौहार ये जो है मनाया जाता है। तो भोगाली बिहू आपके ऑप्शन में था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोरखपुर में रेलवे के किस जोन का मुख्यालय है। तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाता उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। तो देखिएगा, हर्षवर्धन का, जो कि वर्धन वंश के शासक थे, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। तो बाणभट्ट। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था, बाणभट्ट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। अब देखिए, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको कावेरी भी लिखा हुआ दिखता है, लेकिन कावेरी नहीं, गोदावरी आपका राइट आंसर है, गोदावरी। ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो देखिए, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है साथियों विंबलडन प्रतियोगिता। ठीक है, विंबलडन प्रतियोगिता। देखिए, जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो होते हैं उनमें से सबसे पुराना है ये विंबलडन प्रतियोगिता। तो विंबलडन प्रतियोगिता आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। और ये साथियों, ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठा था, उसके बाद गद्दी पर तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका मतलब कि जिनका मूल नाम था जोना खां, याद रखना जोना खां। ठीक है, और ये कब बैठे थे गद्दी पर, तो 1325 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, डीएनए किसके अंदर पाया जाता है। तो साथियों, डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका का नाभिक यहाँ यानी न्यूक्लियस ऑप्शन में दिया होगा नाभिक, ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी यानी क्लोरोफिल में भी डीएनए पाया जाता है। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, बजरंग पुनिया जिनका संबंध है कुश्ती से, तो कुश्ती आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। आगे पूछा गया था रोजगार समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 16। देखिए, अनुच्छेद 16 का 1, जिसमें राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, और अनुच्छेद 16 का 2, जिसमें केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता ना होगी और ना विभेद किया जाएगा, इसी का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 16 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। वैसे आपको याद रखना है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन में आपका नींबू था, नींबू आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, विटामिन सी जिसका सबसे अच्छा स्रोत होता है साथियों आंवला, यानी खट्टे कुल के फल, जो जिन फलों का स्वाद यानी जिनका स्वाद खट्टा होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बैटरी जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो साथियों, बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको याद रखना है पुदुचेरी। और अगर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य पूछे तो केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो हरियाणा। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, आज के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया कि बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब में। और पहले शिफ्ट में पूछा था बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है, तो याद रखना अप्रैल महीने में। चलिए, आगे पूछा गया था 1862 में भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाता कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता। चलिए आगे देखते हैं, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो साथियों, मैंने अभी आपको बताया ना कि सेल्यूकस निकेटर, जिन्होंने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो इसका राइट आंसर हो जाता चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्वेश्चन पूछा गया था राहुल देव बर्मन का संबंध किस संगीत से है। तो देखिए, हिंदुस्तानी
भारतीय शास्त्रीय संगीत इसका आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दक्कन का पठार किस नदी के किनारे या किस नदी के क्षेत्राधिकार में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन में आपका आज कृष्णा नदी दिया हुआ था तो कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको याद रखना है कि दक्कन का पठार गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन तीनों नदियों के क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका कृष्णा नदी दिया हुआ था तो ये राइट आंसर हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था लियोनेल मेस्सी का संबंध किस खेल से है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को पता होगा कि लियोनेल मेस्सी का संबंध है साथियों फुटबॉल से, तो फुटबॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सुग्गी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए, ये जो सुग्गी नृत्य है साथियों, ये कर्नाटका राज्य से संबंधित है। कर्नाटका राज्य में होली के समय, होली का त्यौहार होता है ना, होली के समय इस नृत्य को आयोजित किया जाता है, सुग्गी नृत्य को। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था केसरिया गाना किसने गाया है? तो देखिए, केसरिया गाना इसके सिंगर है अरिजीत सिंह। केसरिया जो कि किस पिक्चर का गाना है? तो आप सभी ने देखा होगा ब्रह्मास्त्र, जिसमें कौन कौन है? बिल्कुल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। ठीक है, तो उसी पिक्चर में ये गाना है केसरिया, इसके गायक है अरिजीत सिंह। तो साथियों, आज के तीनों शिफ्ट में जीके जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया। बात करें ओवरऑल पूरे एग्जाम की, तो जो आपका सेक्शन ए है, जो आपका क्वालिफाइंग वाला सेक्शन है, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल बिल्कुल इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं। ठीक है, बाकी बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में भी जीएस के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं, और जिनका इंग्लिश ठीक है उनके लिए तो इंग्लिश बिल्कुल ही हलवा है, 2-4 क्वेश्चन छोड़कर। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर अटेम्प्ट की बात करें, सेफ अटेम्प्ट आपका कितना रहेगा? तो 60। अगर आप सेफ अटेम्प्ट करके आते हैं बिल्कुल 100% या 99% एक्यूरेसी के साथ, तो फिर आपका सिलेक्शन 100% है। चलिए साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।